सो डियर, यहाँ पे आज हम लोग अब बात करेंगे सॉइल मैकेनिक्स और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल जो चैप्टर था उसको हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ के बारे में जो टॉपिक है, पॉइंट है, इससे स्टार्ट करेंगे और ड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ क्या होता है उसके बारे में हम लोग जो है वन बाय वन डिस्कस करते चलेंगे। तो देखो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दो, ताकि इस तरीके का जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी लेक्चर्स होगा उसका जो है नोटिफिकेशंस आप तक जो है पहुंच सके और आप इसका बेनिफिट्स ले सको, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या होता है और कैसे जो है आपका होता है। अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ इफ सॉइल मास इज सैचुरेटेड, अगर सॉइल मास सैचुरेटेड है बट एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर इज नॉट परमिटेड, जो एक्सपल्सन हो रहा है पोर वाटर का सॉइल में वो नहीं हो रहा है, परमिट नहीं दिया जा रहा है, देन रेजिस्टेंस इज अप्लाइड लोड इज अंडर कंबाइंड एक्शन ऑफ सॉइल एंड वाटर। जो रेजिस्टेंस होगा जो अप्लाइड लोड का अंडर कंबाइंड एक्शन ऑफ सॉइल एंड वाटर, वो देखने को मिल, मतलब रेजिस्टेंस अप्लाई हो रहा है तो उस तरीके का जो स्ट्रेंथ जो देखने को मिलेगा, जो हमें मिलेगा सॉइल के अंदर, उसको अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ कहा जाता है। इसका फॉर्मूला की बात किया जाए तो SU इज इक्वल टू CU प्लस सिग्मा N tan phi U जो है होता है। वही अगर बात किया जाए ड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ की, तो इफ एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर इज अलाउड, अगर एक्सपल्सन जो है पोर वाटर का वो अलाउ किया जा रहा है, मतलब एंट्री जा रहा है, एंड कंप्लीट गेट कंप्लीटेड देन ग्रेन्ड टू ग्रेन्ड एक्शंस, है ना। ग्रेन्ड टू मतलब हर एक पोर के हर एक पार्ट में जो है पानी जा रहा है, देन इफेक्टिव स्ट्रेस, है ना। तो उस कंडीशन में जो इफेक्टिव स्ट्रेस होगा वो फ्रिक्शन एंगल अंडर सच कंडीशन के अंदर, उसको जो है फ्रिक्शन एंगल में, वो उस कंडीशन में हमारा जो है ड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ होगा। इसको जो है SD इज इक्वल टू CD प्लस सिग्मा N बार tan phi D जो है हमारा यहाँ पे हो जाएगा। बात किया जाए लिमिटेशंस का, तो पहला लिमिटेशंस है इफेक्ट ऑफ मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज कंसीडर्ड वेयर इफेक्ट ऑफ इंटरमीडिएट स्टेट, जहाँ पे इफेक्ट ऑफ इंटरमीडिएट स्टेट देखने को मिलता है तो वहाँ पे जो है मेजर एंड माइनर जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है उसका भी इफेक्ट को जो है हमें कंसीडर करना पड़ता है। लेकिन जो इंटरमीडिएट होता है उसको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 3 हो जाएगा। फेल्यूर ओवर इनवेलप इज अप्रॉक्स टू अ स्ट्रेट लाइन विच इज फाउंड लिटिल कर्व्ड फॉर ओवर कंसोलिडेटेड सॉलिड्स, हाउएवर फॉर नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल इज फॉर्म्ड अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन जो नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल होता है उसका जो है स्ट्रेट जो है बनता है क्या, तो फेल्यूर इनवेलप, ठीक है, फेल्यूर इनवेलप स्ट्रेट बनता है जनरली, जो कि अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे बोला भी जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रेट बनता है, लेकिन लिटिल कर्व्ड मतलब थोड़ा कर्व जो है वो आपको देखने को मिलता है। बात किया जाए शियर स्ट्रेंथ टेस्ट की, तो शियर स्ट्रेंथ जो टेस्ट है ये कई तरीके से किया जाता है। बात किया जाए सबसे पहले लेबोरेटरी टेस्ट की, तो लेबोरेटरी टेस्ट में आपको कई सारे टेस्ट आ जाते हैं, जैसे डायरेक्ट शियर टेस्ट जो कि सूटेबल होता है सैंड के लिए, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट ये सूटेबल होता है सैचुरेटेड क्ले के लिए, वैन शियर टेस्ट ये सूटेबल होता है सॉफ्ट कोहेजन सॉइल के लिए। उसके बाद होता है रिंग शियर टेस्ट, ट्राईएक्सियल टेस्ट, टॉर्सन शियर टेस्ट। तो ये सभी टेस्ट हैं जिसकी मदद से हम लोग जो है शियर स्ट्रेंथ किसी भी सॉइल का कैलकुलेट करते हैं। तो सॉइल भी तो अलग अलग तरीके का होता है, तो उस कंडीशंस पे हम लोग जो है अलग अलग तरीके से जो है क्या करते हैं। और हर कंडीशंस कोई ज़रूरी नहीं कि हर टेस्ट हर टाइप ऑफ सॉइल के लिए यूज हो, नहीं। जैसे यहाँ पे जो डायरेक्ट शियर टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ अच्छा वर्क करेगा कब, जब वो सैंड का शियर मेजर करेगा तब। अगर उसके जगह पे क्ले में उसको यूज करने लगे
तो इट मे बी कि वो रिजल्ट आपको देगा, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट देगा ही, लेकिन जो एग्जैक्ट रिजल्ट आना चाहिए वो एग्जैक्ट रिजल्ट आपको जो है ये प्रोवाइड नहीं करेगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। ये जो है डायरेक्ट सीयर टेस्ट का जो है एक तरीके से कह सकते हैं फिगर है ना। इसमें क्या होता है कि जो सीयर बॉक्स होता है वो या तो स्क्वायर होगा या तो सर्कुलर होगा। तो यहाँ पे जो है मैंने क्या लिया है, स्क्वायर लिया है, ठीक है। जिसका जो साइज होता है ना, इसका जो साइज होता है वो क्या होता है 60 से 90 mm होता है। और इसमें क्या होगा कि नॉर्मल स्ट्रेस जो है लगेंगे, है ना। ये जो आपका है ये जो परत है, ये एक तरीके से लेयर कह सकते हैं इसको, जो है परमिएबल प्लेट एट टॉप एंड बॉटम, बॉटम और टॉप पे जो है परमिएबल प्लेट जो है रख देते हैं। और यहाँ पे जो है फैटिग्यू प्लेन हमारा जो है आ जाता है। और यहाँ पे जो है एक स्ट्रेंड, मतलब एक तरीके से स्टैंड एक तरीके से कह सकते हो कि लगा देते हैं ताकि वो बैलेंस करके रख सके। और यहाँ पे जो है हम लोग एक रिंग डायल गेज जो है प्रोवाइड कर देते हैं ताकि वो रीडिंग कर सके कि भाई कितना हमारा हो रहा है। और उसके बाद जो टॉप एंड बॉटम में जो प्लेट हम लोग लगाएं जो परमिएबल, वो क्या करता है कि आपका जो पोर प्रेशर है ना, और जो इफेक्टिव स्ट्रेस है, जो अप्लाइड स्ट्रेस है, उसको इफेक्टिवली बनाने के लिए जो है हम लोग ये जो परमिएबल प्लेट है उसको लगाते हैं। तो ये प्रोसीजर्स जो है ये आपको लिखा हुआ है, बस आपको जो है 1 बाय 1 रीड कर दोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। फिगर डायरेक्ट देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन प्रोसीजर पढ़ने के बाद फिगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे करना है हमें। फोर्थ स्टेप है टेस्ट इज रिपीटेड ऑन अनदर सैंपल ऑफ सेम सॉइल विद चेंज वैल्यू नॉर्मल स्ट्रेस एंड करस्पॉन्डिंग शियर स्ट्रेस एट फेल्यूर इज कॉम्पैक्टेड। तो जो करस्पॉन्डिंग शियर स्ट्रेस होगा एट फेल्यूर पे उसको वो क्या होगा, कॉम्पैक्टेड होगा। अ ग्राफ इज प्लॉटेड, जो ग्राफ प्लॉट किया जाएगा बिटवीन इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस एट फेल्यूर विच इज कॉल्ड मोहर फेल्यूर इन्वेलप। तो उसको जो है मोहर फेल्यूर इन्वेलप जो है कहा जाएगा। ये मान लो कि ग्राफ जो है ड्रॉ किए, यहाँ पे जो है ये जो डायरेक्शन था एक्स डायरेक्शन, इस एक्स डायरेक्शन में इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस ले लिए, ठीक है। और ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हम लोग क्या ले लिए, टाउ यानी शियर स्ट्रेस को जो है ले लिए। अब यहाँ पे कुछ एक ये जो स्पेसिंग देंगे ये हमारा इफेक्टिव कोहेजन को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ से जो है एक जो है जाएगा, जनरली स्ट्रेट ही जाता है। ये जो इन्वेलप होता है फेल्यूर इन्वेलप, वो जनरली स्ट्रेट जाता है, बट थोड़ा सा स्लाइटली लिटिल स्लाइट वो क्या होता है, कर्व जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक। तो इस तरीके से जो है अलग अलग पॉइंट पे मान लो कि शियर अप्लाइड जो हमारा नॉर्मल इफेक्टिव स्ट्रेस जो था वो मान लो कि कुछ अप्लाई किए, तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ शियर स्ट्रेस आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग फिर शियर स्ट्रेस आएगा, फिर दूसरा अप्लाई करेंगे उसको हटाकर तो फिर कुछ और आएगा। तो इस तरीके से ट्रायल एंड एरर करते 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 एक कंडीशन वैसा आएगा जिसके बाद अगर नॉर्मल शियर स्ट्रेस इफेक्टिवली अप्लाई करेंगे तो वो जो है शियर स्ट्रेस जो देगा वो फेल हो जाएगा, मतलब देना बंद कर देगा, हमें ये मिलेगा। तो उस कंडीशंस में हम लोग जो है फिर क्या करेंगे, शियर स्ट्रेंथ जो है निकालेंगे कि भाई कितना जो है हमारा आ रहा है शियर स्ट्रेंथ। इसका लिमिटेशंस की बात किया जाए तो फेल्यूर प्लेन इज प्री डिटरमाइंड विच में बी बिगेस्ट प्लेन, है ना। बिगेस्ट प्लेन पे हमें जो है प्री डिटरमाइंड हो जाता है कि फेल्यूर प्लेन कहाँ पे आ जाएगा। देयर आर नो मैकेनिज्म टू मेजर पोर प्रेशर, पोर प्रेशर को मेजर करने के लिए कोई मैकेनिज्म यहाँ पे यूज नहीं किया जाता है। देयर इज नो कंट्रोल ओवर ड्रेनेज कंडीशंस, द स्ट्रेस कंडीशंस are known at failure only and it is difficult to draw Mohr circle, है ना, डिफिकल्ट होता है ड्रॉ करना। The distribution of stress on failure plane is not perfectly uniform, however it is considered uniformly।
तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्ट्रेस का फेल्यूर प्लेन पे वो परफेक्टली नहीं होता है और वो यूनिफॉर्म भी नहीं होता है। हाउएवर इट इज़ कंसिडर्ड यूनिफॉर्मली, इसलिए उसको जो है हम लोग यूनिफॉर्मली कंसिडर करके चलते हैं। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट जो है इस टेस्ट में जो है सब ओनली एक्सियल टेस्ट जो है स्ट्रेस जो है वो अप्लाई किया जाता है कन्फाइनिंग एंड सेल्फ प्रेशर। ठीक, दिस टेस्ट इज अ स्पेशल केस ऑफ ट्राई एक्सियल टेस्ट। ट्राई एक्सियल टेस्ट का ही एक स्पेशल केस है। इज नेम्ड एज अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, जिसको अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट कहते हैं क्योंकि इसमें जो कन्फाइंड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 0 होता है। दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन कोहेजन सॉइल, कोहेजन सॉइल के लिए ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ठीक, द टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन द सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन हैविंग हाइट टू डायमीटर रेशियो, है ना, हाइट और डायमीटर का जो रेशियो है वो कितना है, 2:1 होता है। जो यूजुअल साइज होता है वो होता है 38 mm। एक्सियल लोड जो है इज अप्लाइड टू सच अ मैनर, इस तरीके से एक्सियल लोड अप्लाई किया जाता है ताकि टू गिव द रेट, जो रेट है वो प्रॉपर तरीके से दे, किस चीज का, अ स्ट्रेन बिटवीन 1 to 2%, 1 से 2% ऑफ द सिंपल हाइट पर मिनट, है ना, जो सिंपल हाइट है पर मिनट के हिसाब से उसका जो रेट दे वो 1 से 2% के बीच में हमें मिले। द लोड कैन बी रीड ऑन रबिंग रिंग, जो लोड है वो रीड किया जाए ऑन रबिंग रिंग डायल गेज पे एंड करस्पॉन्डिंग्स ऑन स्ट्रेन गेज, और करस्पॉन्डिंगली स्ट्रेन गेज पे भी। द सेट ऑफ रीडिंग ऑफ लोड्स एंड करस्पॉन्डिंग डिफॉर्मेशंस इज टेकन, द डिफॉर्मेशन कैन बी कंटिन्यूड टू द सिंपल फेज, और जो करस्पॉन्डिंग डिफॉर्मेशन मिलेगा वो ले लेंगे और जो डिफॉर्मेशन होगा वो कंटिन्यूसली सॉइल का जो सैंपल होगा उसके फेस पे कंटिन्यूसली लगते रहे। When the load reading start decreases instead of increase, failure point is reached at failure deformation is discontinued। तो जो जब लोड हम लोग लगाएंगे स्टार्ट करेंगे तो लोड का रीडिंग जो है वो अगर डिक्रीज होगा इंस्टेड ऑफ इंक्रीज होने के जगह पे, तो जो फेल्यूर पॉइंट हो जाएगा वो हमें रीच हो जाएगा, है ना। स्टार्ट डिक्रीजेज इंस्टेड ऑफ इंक्रीज, फेल्यूर पॉइंट इज रीच्ड एट फेल्यूर डिफॉर्मेशन इज कंटिन्यूड। तो उस कंडीशन में जो है डिफॉर्मेशन को जो है डिसकंटिन्यू कर देंगे और ACU यानी अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा QU/2। यहाँ पे QU जो है ये आपका रिप्रेजेंट करता है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को, किसको, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, QU। ओके, ठीक है, इस तरीके से जो हम लोग करते हैं। मान लो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, ये मान लो हमारा सॉइल सैंपल इस तरीके से लिए, यहाँ पे जो है लोड लगा रहे हैं P, है ना, यहाँ पे भी लोड लगा रहे हैं P। ये कब, जब हम लोग स्टार्ट किए क्या, कन्फाइंड शियर स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए जब लोड लगाना स्टार्ट किए तब का ये कंडीशन है। लेकिन जब शियर प्लेन्स आएगा तो कैसा हो जाएगा, तो वो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, जो सॉइल सैंपल स्क्वायर में था वो कुछ इस तरीके से जो है कन्वर्ट हो जाएगा। कब, जब ये फेल्यूर प्लेन पे आ जाएगा तब। ठीक, अब ग्राफ की बारे में बात किया जाए जो बनाता है, तो फेल्यूर इनवेलप जो है ये क्योंकि कोहेसिव सॉइल के ऊपर ही जो है फेल्यूर प्लेन आएगा, तो इस तरीके से फेल्यूर प्लेन इनवेलप आएगा। तो इसके नीचे अगर हमारा कोई स्ट्रेस लगा रहे हैं और मोहर सर्कल जो है इसके नीचे रहेगा तो ठीक है, न तो इसके ऊपर चला जाएगा तो भाई फेल हो जाएगा। तो मोहर सर्कल ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट के लिए ये जो है मोहर सर्कल आपका होता है।
बात किया जाए एडवांटेज की, तो एडवांटेज कई सारे एडवांटेज है, जिसमें पहला एडवांटेज है कि ये वाइडली यूज किया जाता है, आसानी से यूज किया जाता है और जल्दी इस टेस्ट का रिजल्ट भी हमें मिल जाता है। दिस टेस्ट इज मोस्ट कन्वीनियंट एंड सुटेबल फॉर कैलकुलेटिंग सेंसिटिविटी ऑफ क्ले। क्ले का जो सेंसिटिविटी है उसको कैलकुलेट करने के लिए सूटेबल होता है, और मोस्ट कन्वीनियंट मतलब ईजी टू यूज आपका जो है कह सकते हो कि ये टेस्ट होता है। द कॉस्ट इन्वॉल्व इन दिस टेस्ट इज मच लेस देन ट्राईएक्सियल टेस्ट ड्यू टू सिंपलर टेस्ट रिक्वायरमेंट। इसमें जो पैसा लगता है, मान लो कि सॉइल सैंपल लाए और उसको अगर ट्राईएक्सियल टेस्ट में यूज मतलब टेस्ट के लिए सॉइल को भेजे ताकि शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल को हम लोग क्या कर सके, मेजर कर सके, तो उस कंडीशंस में हमारा जो है यहाँ पे क्या हो जाता है कि पैसा ज़्यादा लगता है। लेकिन ये जो अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट है, इसमें जो शियर स्ट्रेंथ का जो वैल्यू आएगा वो सही भी आता है, आसानी से कर भी लेते हैं, और पैसा भी जो है हमें कम जो है यहाँ पे लगता है। डिसएडवांटेज, तो एज नो कवरिंग और नो लैटरल सपोर्ट इज प्रोवाइडेड टू द सैंपल इन दिस टेस्ट। इस टेस्ट में जो सैंपल होता है उसको कोई भी कवरिंग नहीं प्रोवाइड किया जाता है, ना ही कोई लैटरल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा, सैंपल मस्ट बी फुल्ली सैचुरेटेड। जो सैंपल लाएंगे सॉइल सैंपल वो सैचुरेटेड होना चाहिए। द टेस्ट इज सुटेबल फॉर इंटैक्ट होमोजीनियस, वो होमोजीनियस होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो है क्या होना चाहिए, टेस्ट अंडर एस्टिमेट इन सितु स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ सैम्पलिंग डिस्टर्बेंस आपका के कारण। ठीक है, इसको अंडर एस्टिमेट जो है किया हुआ रहता है इन सितु स्ट्रेंथ को, क्योंकि इसमें जो सैम्पलिंग होता है वो डिस्टर्बेंस, इसमें जो है सैम्पलिंग में डिस्टर्बेंस जो हमें देखने को मिलता है जिसके कारण से। अब अगला जो टेस्ट है वो है वैन शियर टेस्ट, है ना। वैन शियर टेस्ट जो है ये क्विक टेस्ट होता है यूज टू डिटरमाइन द इन सितु अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉफ्ट क्ले एंड सिल्ट। सॉफ्ट क्ले एंड सिल्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा आसान मतलब और जल्दी रिजल्ट देने वाला जो है टेस्ट हमें माना जाता है। ठीक, वैन शियर टेस्ट इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ 4 ब्लेड, 4 ब्लेड को कंसिस्ट करता है, एंड द हाइट ऑफ वैन इज यूजुअली ट्वाइस द डायमीटर। जो डायमीटर्स होता है उसके 2 गुना हाइट जो है उसका होता है। ठीक है, तो 4 ब्लेड की मदद से वो क्या करता है, राउंड बाई राउंड करता है, और जो रॉड होता है उसमें क्या होता है कि टॉर्क अप्लाई किया जाता है और वो मोमेंट मूव होता है हमारा। ठीक है, तो ये इसका जो है फिगर है। ठीक है, यहाँ पे जो डायमीटर होता है ये शियर्ड सिलेंडर है, तो इसका जो डायमीटर होगा वो क्या होगा आपका कम होगा किसके कंपैरिजन में, ये जो ब्लेड है ना, ये जो ब्लेड है, ब्लेड का जो हाइट है ये हाइट दुगना होगा किससे, तो जो डायमीटर था उससे, डायमीटर से इसका दुगना हाइट जो है होता है। तो इस कंडीशन में जो शियर स्ट्रेंथ का निकालने का जो फॉर्मूला होता है SU = T/πd² into h/2 + d/6, where h = height of van and d = diameter of van जो है आपका होता है। ओके, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अगर दिक्कत होता है तो आप बिल्कुल आप हमें जो है बता सकते हैं, ताकि आपको हर तरीके से जो है हेल्प किया जा सके, क्योंकि डियर आप बताइएगा तभी तो मैं आपका हेल्प कर पाऊंगा ना। आप बताएंगे ही नहीं, आप हमें बताइएगा ही नहीं तो हम कैसे, हमें क्या पता चलेगा। हमें तो जो यहाँ पे मैंने नोट्स अपना प्रिपेयर किया है उस तरीके से आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा। ठीक है, वो मैं बता दूंगा। तो डियर आज का अपना चैप्टर ये समाप्त होता है, और अगली चैप्टर्स में हम लोग जो है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 1 बाय 1 आगे और भी डिस्कस करते जाएंगे। तो अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार कर लो, नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहेगा, वरना फिर बाद में क्या होगा इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके, थैंक यू।